हेलो एवरीवन स्टूडेंट, हम फिर हाजिर एक नए लेक्चर के साथ में आपके सामने। और आज हम जो बात करने वाले हैं बच्चा, वो बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के जो लेक्चर हमने देखा, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 एंड 5, वो लेक्चर यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उनके लिंक दिए हुए हैं। आप पहले वहां पे जाकर के उन लेक्चर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किस तरीके से, क्योंकि आज का एक टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र किस तरीके से निकालते हैं। तो जब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र जब निकालोगे तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र एक्चुअली होता क्या है। तो आपको पहले विद्युत क्षेत्र समझने के लिए आपको लिंक के अंदर, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दी हुई है, वहां से आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चा, आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मंगल सुथार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से, खूबसूरत से, अच्छे से चैनल मेंटोर मंगल पे। ठीक है, चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेशों का सिंपल सा जोड़ा है, ठीक है ना, कपल ऑफ टू चार्जेस, यानी कि दो आवेशों का जोड़ा। दो आवेश होने चाहिए, दोनों आवेशों का परिमाण समान होना चाहिए, बट उनकी प्रकृति है वो विपरीत होनी चाहिए, और उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो। तो ये जो जोड़ा होता है, इस जोड़े को बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कैसे, देखिए बच्चा समझते हैं इसको। देखिए, दो आवेशों का जोड़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि एक चार्ज है आपके पास में प्लस का 4, तो आपके पास में दूसरा जो चार्ज होना चाहिए वो भी 4 का ही होना चाहिए, लेकिन उसकी प्रकृति उल्टी होनी चाहिए। यानी कि एक आपका धनावेश होना चाहिए और एक आपका ऋणावेश होना चाहिए, है ना। दोनों ही परिमाण सेम होना चाहिए। जैसे ये +4 है तो दूसरा -4 होगा। ये रहा +4 और ये रहा -4, ठीक है ना। तो ये दो आवेशों का जोड़ा हो गया, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, बहुत कम हो। तो ये जो जोड़ा होता है, इस जोड़े को बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं बच्चा, दो आवेशों का युग्म, दो आवेशों का युग्म जिनका परिमाण समान हो, परिमाण समान तथा प्रकृति विपरीत हो, तथा उनके मध्य दूरी अल्प हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल ध्रुव कहलाता है। ठीक है बेटा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके अंदर हमारे को टर्म्स पढ़नी पड़ेगी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक भौतिक राशि की बात करेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये तो विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन हो गई। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, जब हम बात करेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव को हम किसी समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो उस पर एक बल आघूर्ण लगेगा, ठीक है ना। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए हम एक नई भौतिक राशि को काम में लेंगे, और वो इस भौतिक राशि का नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि यहाँ पर हमारे को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझना पड़ेगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, वहां पे भी ये काम में आएगा, मैं बताऊंगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया मेरे पास में दो आवेश हैं,
एक आवेश है प्लस का 4 और एक आवेश है माइनस का 4। अब आवेश तो कोई भी हो सकता है ना, तो हम जनरली ऐसा ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये आवेश Q है, तो इसका भी परिमाण कितना होगा, Q ही होगा। क्लियर है? और इनके बीच में एक बिंदु होगा, इनके मध्य बिंदु, इसे बोलता जाता है इसका केंद्र। मैं मान लेता हूं कि ये वाली दूरी a है, तो ये दूरी भी कितनी होगी, a होगी, यानी कि मैं मान लेता हूं कि टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a है। क्लियर है? यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है वो 2a है। तो यहाँ पर जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, देखते हैं। ठीक है, देखिए विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है उसे अपन P से लिखेंगे, P से लिखेंगे। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो वैल्यू होती है वो होती है कि कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक आवेश आपको लेना है, इन दोनों में से कोई भी एक आवेश ले लो, प्लस Q ले लो या फिर माइनस Q ले लो। ठीक है ना, दोनों में से आपको परिमाण लेना है, इसका भी परिमाण Q है तो इसका भी परिमाण कितना है, Q है। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण गुणा दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। ठीक है, कोई भी एक आवेश का परिमाण लेना है, तो देखिए यहां से इसका जो फॉर्मूला बनेगा बेटा, वो फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू, कोई भी एक आवेश का परिमाण लेना, चाहे ये लो भले ये लो, यानी कि अपन लिखेंगे यहां से भी लोगे तो Q आएगा, यहां से भी लोगे तो भी Q आएगा, तो आपको लिखना है Q। क्लियर है? इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a है, कितनी है, 2a है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, वो फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू, यहां से बेटा फॉर्मूला बन जाएगा 2a को पहले लिख लो, Q को बाद में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, है ना, उल्टा आगे पीछे लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। यानी कि फॉर्मूला निकल के आएगा P इज इक्वल टू 2aq। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, P इज इक्वल टू 2aq। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। आपको जो मेन फॉर्मूला है वो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले से कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी, इससे आपसे एक मिस्टेक हो सकती है। देखना, मैं आपको जब एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपसे मिस्टेक होगी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो। आपको फॉर्मूला हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक आवेश का परिमाण लेना है और गुणा करना है दोनों आवेशों के मध्य की दूरी से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। अब बात करेंगे ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है, इसकी बात करेंगे। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे, यह एक सदिश राशि है। कैसी है? यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। क्लियर है? इसकी बात करें मात्रक, इसका मात्रक क्या आएगा बेटा, बोलो। इसका जो मात्रक निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, मात्रक के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमारे को पता है कि कोई भी एक आवेश ले लो और आवेशों के मध्य की दूरी, जो आवेश ले रहे हो आप, उस आवेश का मात्रक जो होगा वो क्या होता है, कूलाम। ठीक है ना, उस आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। और इनटू आप क्या कर रहे हो, दूरी कर रहे हो, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। यानी कि इसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा कूलाम इंटू मीटर। क्या बनेगा बेटा, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। क्लियर है? इसकी विमा की बात करें, इसकी विमा क्या निकल के आएगी, इसकी विमा, इसकी जो विमा आएगी, विमा के लिए भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये क्या है, आपके पास में आवेश है और आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1 है। पिछले लेक्चर को आप याद करो, लेक्चर नंबर 1 को देखो आप, उसके अंदर मैंने आवेश की आपको डायमेंशन भी बताई थी, A1 T1 होती है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अपन A1 T1, और ये क्या है, दूरी है, और दूरी के लिए बच्चा क्या होता है, विमा।
L से लिखते हैं और दूरी कितनी बार है, एक बार है, तो अपन लिखेंगे A1 T1 L1। ये क्या आ गई, इसकी डायमेंशन आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट हो सकता है सर ये एक सदिश राशि है तो डायरेक्शन कैसे होगी। इसकी जो डायरेक्शन होती है ये भी ध्यान रखोगे, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। क्लियर है, जैसे हमारे पास में ये था ना, एक प्लस क्यू था, एक माइनस क्यू था। ठीक है, यहां पर इनके बीच की ये डिस्टेंस कितनी थी बच्चा, 2a डिस्टेंस थी। अब आपको पूछा जाए कि यहाँ पे जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा P, उस P की डायरेक्शन क्या होगी, तो P की जो डायरेक्शन बेटा निकल के आएगी वो ये वाली निकल के आएगी, माइनस से प्लस की ओर। हमेशा ध्यान रखना माइनस से प्लस की ओर होती है। क्लियर है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है, देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके एक अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा एक एग्जाम्पल है बच्चा। वो एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है, NaCl की बात करें, NaCl की बात करें, या फिर बात करें HCl की, या फिर बात करें AgNO3 की। ये सारे क्या होते हैं, विद्युत द्विध्रुव होते हैं। कैसे, देखो Na जो होता है और एक Cl, Na प्लस आयन होता है और एक Cl माइनस आयन होता है, इनके जो सेंटर होते हैं, इनके सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 1.28 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि Na पे प्लस चार्ज होता है तो उतना का उतना चार्ज क्लोरीन पे भी होता है, लेकिन वो माइनस में होता है और उनके बीच में एक बहुत कम डिस्टेंस, देखो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की है ना, बहुत कम डिस्टेंस है। तो ये जो जोड़ा हो गया, वो जोड़ा क्या हो गया, हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है। क्लियर है। ऐसा कैसा, HCl की बात कर सकते हैं, उनमें भी क्या होगा, एक H प्लस होगा, एक बेटा H प्लस होगा और एक Cl माइनस होगा। इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। एंगस्ट्रॉम कोटि का मतलब 10 की घात -10 मीटर, यानी कि बहुत कम डिस्टेंस है बेटा, है ना। तो इस तरीके से ये HCl भी क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव, Na प्लस Cl माइनस भी क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना। अब देखेंगे इसकी वजह से कि भाई जो विद्युत द्विध्रुव होते हैं उनकी वजह से विद्युत क्षेत्र क्या होगा। बट एक न्यूमेरिकल देता हूं और मैं आपसे एक मिस्टेक करवाता है ना, आप सभी लोग मिस्टेक भी करोगे। मैं एक आपको एक सवाल दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करना, पॉज करने के बाद में अपना आंसर निकालना और फिर चेक करना क्या जो आपने आंसर निकाला वो मेरे आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैं इतना मैं कह सकता हूं कि 90% जो बच्चे होंगे वो इसको सवाल को गलत करेंगे। क्योंकि देखना, एक सवाल मैंने दिया है आपको कि NaCl अणु जो है, अणु के Na प्लस तथा Cl माइनस आयनों के मध्य की दूरी, आयनों के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है, 1.28 एंगस्ट्रॉम है। अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर निकालिए, फिर मैच कीजिए मेरे आंसर से। कितने बच्चों का सही आता है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना, मेरे को भी पता चले कि वास्तव में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। देखिए हमारे को दिया हुआ है NaCl, ये रहा Na प्लस इधर होगा, Cl माइनस बेटा इधर होगा। ठीक है ना। उनके बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है वो दी हुई है 1.28 एंगस्ट्रॉम। तो आपको निकालना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, मैंने बोला था जब मैं पढ़ाया था, मैंने बोला था आपको फॉर्मूला वही याद रखना है। कोई भी एक आवेश लेना है और आवेशों के बीच की दूरी का उससे मल्टीप्लाई करवाना है। आप फॉर्मूला P बराबर 2aq को याद नहीं रखोगे, वो 2aq तभी आएगा जब आपने डिस्टेंस दोनों के बीच की 2a लिख रखी है। बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला सीधा सा ये अप्लाई करते हैं, P = 2aq, Q आपको दिया हुआ है +1 या फिर -1, यहां से लिख लो कोई भी एक, और 2a का मान दिया हुआ है 1.28 एंगस्ट्रॉम। 90% बच्चे में कह सकता हूं कि a की जगह 1.28 एंगस्ट्रॉम लिखा होगा। ठीक है ना। तो ये a की वैल्यू नहीं है, ये पूरी वैल्यू आपको 2a की दी हुई है। क्लियर है। तो आपको 2a की जगह क्या लिखना है, 1.28 एंगस्ट्रॉम लिखना है।
नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला वही याद रखो, कौन सा, कोई भी एक आवेश। अब यहाँ भी बच्चों ने क्या मिस्टेक की है, देखना आप, कोई भी एक आवेश जब लिखा होगा Q इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा करना है, तो उन्होंने यहाँ तो +1 लिया होगा। सर यहाँ पे भी परिमाण 1 है, यहाँ पर भी परिमाण 1 है। अबे गधा है क्या, अरे यार +1 -1 कैसे होगी, ये तो इसकी संयोजकता है। +1 का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इससे इस पे गया है। अरे Na+ और Cl- के बीच में जो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड बनता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकलता है और क्लोरीन पे जाता है, तभी सोडियम पे Na+ आता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है तभी तो Cl- आता है उस पे। यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया है एक इलेक्ट्रॉन, और जब भी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो अपने साथ में कितना चार्ज लेके जाता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। यानी कि यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू है बेटा, वो चार्ज की वैल्यू कितनी है, यानी कि चार्ज जो लिखोगे Q की जगह वो लिखोगे 1.6 × 10⁻19 कूलम, इंटू दोनों के बीच की दूरी कितनी है, वो है 1.28 एंगस्ट्रम, और एंगस्ट्रम को जब मीटर में लिखोगे तो लिखोगे बेटा 10⁻10 मीटर। तो यहां से जो आंसर निकल के आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे, 1.28 है तो यहां से आ जाएगा 2.048 इंटू 10⁻19 है, और यहाँ पे -10 है, 10⁻29 आ जाएगा, और मात्रा क्या होगा, कूलम इंटू मीटर। ये बच्चा आंसर आएगा। ठीक है, कितने बच्चों का आंसर सही आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मेरे को पता चलेगा कि आइडिया होगा कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चा, वो टॉपिक है इसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना सीखेंगे। इसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा उसको सीखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। क्लियर है। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण जब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, दो अलग अलग पॉइंट पर हमारे को ज्ञात करना है। एक तो हमारे को ज्ञात करना है अक्ष पर, और एक हमारे को ज्ञात करना है निरक्ष पर। अक्ष क्या होता है, एक्सियल पोजीशन कौन सी होती है, जैसे ही हमारे पास में चार्ज है -Q, एक चार्ज है +Q, ये हमारे पास में हो गया विद्युत द्विध्रुव, और ये इनके बीच की डिस्टेंस होगी 2a। हम 2a कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना। अक्ष का मतलब क्या होता है, अक्ष का मतलब होता है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर यदि कोई भी बिंदु उपस्थित होगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा बेटा ये वाली होगी। इस रेखा पर यदि कोई भी बिंदु होगा, जैसे ये बिंदु है P, आप यहां पे ज्ञात कर रहे हो विद्युत क्षेत्र, मतलब ये पॉइंट कहां है, अक्ष पर है। तो अक्ष पर जब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत, इस रेखा के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली ये वाली जो रेखा होती है, इसको बोला जाता है निरक्ष। तो बिंदु आपके दो जगह पे हो सकते हैं, यहां तो यहां पर हो सकता है, या फिर यहां पर हो सकता है। जब यहां पर ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, जब यहां पर ज्ञात करेंगे तो इसे लिखेंगे निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र। बेटा क्लियर है, विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, वो पहला पॉइंट है हमारा अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। अक्ष पर पहला पॉइंट, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अक्ष पर क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले यहां पर बना लो -Q, और एक इधर बना लो +Q, और इनके बीच की ये डिस्टेंस बना लो। एक पॉइंट यहां पे ले लो आपके, इसके अक्ष पर एक बिंदु मैंने ले लिया यहां पर P। आपको इस P पॉइंट पर निकालना है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब अच्छा मैं आपको
कंफ्यूजन से बचने के लिए जब भी आपके एग्जाम में इस तरीके का डेरिवेशन आता है तो उससे कंफ्यूजन से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखना आपको प्लस क्यू यहां पर लेना है और माइनस क्यू यहां पे रखना है। यदि कोई बच्चा ऐसा भी करता है कि प्लस क्यू यहाँ पे लिख लेता है और माइनस क्यू यहाँ पे भी लिख लेता है और फिर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेगा तो उसका जो आंसर निकल के आएगा वो नेगेटिव में निकल के आएगा। फिर एग्जाम के टाइम में क्या होता है बच्चा कि आप जब इस तरीके का डेरिवेशन करते हो और आपका आंसर जो आता है वो नेगेटिव में आता है एग्जाम के अंदर, तो आपको फिर कंफ्यूजन होता है कि सर ने तो यार बताया था, सर का आंसर तो प्लस में आ रहा था, मेरा आंसर नेगेटिव में कैसे आ रहा है, क्योंकि आपको वहां पे पता नहीं होता है। आप इस बात का ध्यान नहीं देते हो कि प्लस क्यू किधर लिया हुआ है और माइनस क्यू किधर लिया हुआ है। तो यहां पर प्लस क्यू लोगे और यहां पर माइनस क्यू लोगे तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा वो प्लस में निकल के आएगा आपका, और आपने यदि उल्टा कर दिया तो फिर वो आंसर माइनस में निकल के आएगा। तो इस कंफ्यूजन से एग्जाम के अंदर बचना है तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखोगे कि इधर प्लस क्यू लिखोगे और इधर माइनस क्यू लिखोगे, कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्लस क्यू इधर लिखिए माइनस क्यू, एक कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं बता रहा हूं, है ना। तो इस तरीके से यहां पर लिखा हमने पी लिखा, इस पॉइंट पर निकालना है विद्युत क्षेत्र। अब इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो किसकी वजह से हो सकता है, तो हमारे पास में एक निकाय है। निकाय क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव के अंदर कितने आवेश होते हैं बेटा? दो, प्लस क्यू और माइनस क्यू। यानी कि यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा प्लस क्यू का भी होगा और माइनस क्यू का भी होगा। हम क्या करेंगे, प्लस क्यू की वजह से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र निकाल देंगे, फिर माइनस क्यू की वजह से आने वाला विद्युत क्षेत्र निकाल देंगे और फिर दोनों का कर देंगे वेक्टर सम। अध्यारोपण का सिद्धांत यही तो है, ठीक है ना। उसके बाद में दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। सदिश योग का मतलब होता है डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए उनका योग करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस क्यू के कारण यहां पे विद्युत क्षेत्र कितना आएगा वो निकालते हैं। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। वो कितना आएगा तो अपन लिखेंगे E, मैं नाम देता हूं इसको E1। E1 इज इक्वल टू, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर जब अपन विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ना। फॉर्मूला पिछला जो लेक्चर है विद्युत क्षेत्र के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि कोई भी एक आवेश Q है उसकी वजह से r डिस्टेंस पे जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है KQ में r स्क्वायर बेटा, ठीक है। KQ में r स्क्वायर होता है। तो हमारे को निकालना इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला ये काम में लेना है तो लिखेंगे K, आवेश इतना कितना है ये Q है तो यहाँ पर भी लिखेंगे Q अपॉन में r स्क्वायर। r स्क्वायर का r क्या होता है? उस पॉइंट की उस आवेश से दूरी, इस पॉइंट की इस आवेश से जो दूरी होगी वो ये वाली होगी दूरी, क्लियर है। इस दूरी को मैं मान लेता हूं कि यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है, देखिए आपको क्या जब दिया जाएगा ना तो आपको ये अक्ष पे लिखा हुआ होगा, ये वाली डिस्टेंस होती है वो a होती है, ये डिस्टेंस भी बेटा कितनी होती है? a होती है। और आपको ये जो पॉइंट P है वो आपको दिया जाएगा। आपको सवाल एग्जाम के अंदर ऐसे आएगा कि किसी द्विध्रुव की वजह से r दूरी पर अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना है, r दूरी पर। अब दिमाग में ये सवाल आता है कि सर r डिस्टेंस लेनी कहाँ से? r डिस्टेंस आपको हमेशा उसके सेंटर से लेनी है। तो यहाँ से आपको ये डिस्टेंस r दी हुई है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r दे रखा है आपको, ठीक है। ये आपको r यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस ये कितनी है? r। ये वाला डिस्टेंस कितनी है? a। तो आपको ये डिस्टेंस कितनी होगी? r माइनस a होगी। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे r माइनस a का होल स्क्वायर, r माइनस a का होल स्क्वायर। अब आते हैं डायरेक्शन की, क्योंकि देखो विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो यहाँ पर हमारे को डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना है। तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे? डायरेक्शन लिखेंगे P की और प्लस Q से अपन लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस Q से P की ओर, ऐसे लिख सकते हैं ना। या फिर इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये वाली जो डायरेक्शन है इसको यदि मैं मूल बिंदु मानूं और तो इसकी जो लोकेशन है वो मैं क्या बताऊंगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, r के अनुदिश है। जिस डायरेक्शन में आपने r को लिया हुआ है उसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र भी निकल के आ रहा है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं? r का एकांक सदिश लिख सकता हूं, क्योंकि डायरेक्शन बताने के लिए अपन यूनिट वेक्टर काम में लेते हैं। मान लेते हैं कि ये r वेक्टर है, ये वाला डायरेक्शन क्या है? r वेक्टर है। तो मैं डायरेक्शन बताने के लिए जो केवल काम में लेता हूं वो उसका एकांक वेक्टर काम में लूंगा और इसे अपन लिखेंगे r कैप से लिखेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं।
जो भी मर्जी हो आप ऐसा लिख सकते हो, प्लस क्यू से पी की ओर भी लिख सकते हो, आर कैप भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस क्यू से पी की ओर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास में E1 की वैल्यू। अब हमारे को निकालनी है माइनस क्यू के कारण यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी, ठीक है। तो अपन लिखेंगे, अब किसी के सर आर कैप की डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन क्यों मिली? अरे मैंने लाला आपको बोला हुआ है कि प्लस की वजह से हमेशा जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर होता है। कैसे पता करना है कि ये प्लस क्यू आवेश है, ये बिंदु P है, यहाँ पर इसकी वजह से डायरेक्शन बतानी है, तो पहले तो आप इन दोनों को मिला लो, एक लाइन बना लो। इस लाइन के अनुदिश होगी डायरेक्शन, पहली बात तो ये, प्लस होगा तो डायरेक्शन बाहर होगी, और ये माइनस होता तो डायरेक्शन अंदर होगी उसी लाइन पर, लेकिन या तो बाहर होगी या फिर अंदर होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और प्लस क्यू आवेश की वजह से जो डायरेक्शन मिलेगी वो कैसे मिलेगी, बाहर की ओर मिलेगी, E1। ये हो गया, क्लियर है। तो ये E1 की डायरेक्शन होती है। अब बात करेंगे अपन इसी बिंदु P पर, लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या लिखेंगे, E2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, के की ओपन आर स्क्वायर, के आपको परिमाण लिख रहे हैं, यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, केवल परिमाण, क्योंकि डायरेक्शन पीछे लिख रहे हैं, तो यहां पर हमारे को केवल परिमाण चाहिए, और परिमाण के अंदर हम प्लस माइनस नहीं लेते, हमारा उसका मैग्नीट्यूड लेना होता है ना। तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, परिमाण कितना है, क्यू है, इसका भी परिमाण कितना है, क्यू है। यहां पर केवल परिमाण लिखना है, डायरेक्शन पीछे लिख लेंगे, के क्यू अपॉन में ये वाले डिस्टेंस, क्योंकि ये इसकी वजह से यहां पर आपको ज्ञात करना है, तो आपको ये टोटल डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, और टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, a, और ये कितनी है, r, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, r प्लस a होगी, यानी कि r प्लस a का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। और यहां पे लिखेंगे डायरेक्शन। अब डायरेक्शन बेटा कैसे आएगी, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से, इस आवेश से इस पॉइंट को मिलाना, एक रेखा बनानी है, रेखा पर ही डायरेक्शन आएगी। यदि प्लस होता तो डायरेक्शन बाहर आती, माइनस होता तो डायरेक्शन जो आएगी वो अंदर की ओर आएगी, ये वाली डायरेक्शन आएगी। E2 की और E1 की डायरेक्शन कौन सी थी, ये वाली थी, क्लियर है। तो यहां पर अपन लिखेंगे आर कैप, तो लिखेंगे पहले जो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, आर कैप, तो इसे क्या लिखेंगे, माइनस आर कैप। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, क्लियर है। तो आपको निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फिर तो सिंपल है, आपको क्या करना है, वेक्टर सम करना है, फिर तो ये तो मतलब गली गली में बच्चा कर सकता है ना, ये तो मतलब बहुत सिंपल है। तो यहां से अपन करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू E1 वैक्टर प्लस E2 वैक्टर। E1 की वैल्यू रख दो, क्या वैल्यू थी, के की अपॉन में r माइनस a का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे लिख लो r कैप डायरेक्शन सहित, के क्यू अपॉन में r प्लस a का होल स्क्वायर और माइनस r कैप। तो यहाँ से हमारे पास में आएगा, देखिए के क्यू यहाँ पर भी है, बाहर ले लो आप के क्यू को, और r कैप को भी पीछे बाहर ले लो आप, तो r माइनस a का होल स्क्वायर और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर, और r कैप यहाँ पर भी है, r कैप यहाँ पर भी है, इसको बाहर ले लो, क्लियर है। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू, दोनों एलसीएम लो इसका, इन दोनों का एलसीएम क्या निकल के आएगा, r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचेगा, r प्लस a का होल स्क्वायर r माइनस a का होल स्क्वायर, और पीछे आ जाएगा r कैप। इसको सॉल्व करना बेटा, है ना, इसको सॉल्व करेंगे, फिर तो गणित है, फिर तो कोई भी कर सकता है इसको, है ना। देखिए इन दोनों का r माइनस a का होल स्क्वायर है, ये r प्लस a का होल स्क्वायर है, इन दोनों को लिखेंगे, देखो a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया, और a प्लस बी और a माइनस बी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar, यहाँ पर आएगा, इसको ओपन करेंगे तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar, ये आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आगे,
देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस से जब ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2AR और प्लस का 2AR कितना हो जाएगा, प्लस का 4AR, प्लस का 4AR हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे E इज इक्वल टू के क्यू, पीछे R कैप भी लिखोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4AR और नीचे आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा R कैप। क्लियर बेटा? इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखने का 2 इंटू 2 करके लिख सकते हो, इसको 2 इंटू 2 करके लिख सकते हो, 2 को आगे ले लो आप, 2KQ और यहाँ पे बचेगा 2, तो लिखेंगे 2AR अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर और R कैप। ये एक बेटा फॉर्मूला निकल के आएगा और ये बेटा फॉर्मूला किसका होता है? P का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल टू 2KP अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर और पीछे आ जाएगा R और यहाँ पे लिख देंगे R क्या। हेलो बच्चा, देखिए यहाँ पे जो हमारा जो आंसर निकल के आया था वो आंसर निकल के आया था 2KP, यहाँ पे आएगा R अपॉन में आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर R क्या पाएगा। ठीक है, इसके आगे अपन सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा बेटा वो निकल के आएगा E वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि जो R की वैल्यू है यदि ऐसा हो जाए, यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A हो, तो R बहुत ज्यादा हो, यानी कि बड़ी दूरियों के लिए हम बात कर रहे हैं कि A के कंपैरिजन में जो हमारे पास में जो R है उसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आप ध्यान में रखोगे E वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? R की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन A है, तो उस कंडीशन में ये इग्नोर कर देंगे, ये वाली वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है, R स्क्वायर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी सी वैल्यू को घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे क्योंकि इसको घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R स्क्वायर है वो R स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो 2KP R अपॉन में यहाँ पे आएगा R स्क्वायर A स्क्वायर का होल स्क्वायर R कैप आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा R स्क्वायर का भी क्या है, स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, R की घात 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर निकल के आएगा E इज इक्वल टू 2KP अपॉन में R क्यूब R कैप। ठीक है, ये फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा और यही किसी विद्युत द्विध्रुव की वजह से उसके अक्ष पे जो विद्युत क्षेत्र निकल के आता है बेटा वो यही वाला निकल के आएगा 2KP अपॉन में R क्यूब। यहाँ पर ये जो R कैप है उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, आप यहाँ पे R कैप भी लिख सकते हो या फिर आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो 2KP अपॉन में R क्यूब। यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है R वेक्टर अपॉन में R का मैग्नीट्यूड, ऐसा भी लिखा जा सकता है, किसी बुक में ऐसा भी हो सकता है बच्चा। इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि इसकी जो डायरेक्शन निकल के आएगी वो डायरेक्शन, देखो हमारे पास में क्या था, माइनस Q इधर था, प्लस Q इधर था, हमने जो R की डायरेक्शन वो ये वाली ले रखी थी और P की डायरेक्शन भी ये होती है बेटा, आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया था P क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी जो डायरेक्शन होती है वो ये वाली होती है, यानी कि आप R कैप भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप P कैप भी लिख सकते हैं, या फिर इसका एक और भी तरीका बेटा हो सकता है लिखने का, आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2KP, ये क्या है, P का मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, P कैप है, और हमें पता है कि P कैप इज इक्वल टू क्या होता है, P वेक्टर अपॉन में P का मैग्नीट्यूड, तो P वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, P का मैग्नीट्यूड और P कैप, यानी कि मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, P वेक्टर भी लिख सकता हूं। तो बेटा आंसर जो हमारा आएगा वो ये वाला भी हो सकता है, जो भी आपको आंसर काम में लेना है वो आंसर काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में जो आंसर आएगा अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का वो आ जाएगा E इज इक्वल टू 2KP वेक्टर अपॉन में R क्यूब। ये है वेक्टर फॉर्म में, ये कौन सी फॉर्म में है, वेक्टर यानी कि सदिश रूप में है। ठीक है, ध्यान रखोगे। और ये वाला कौन सा, यदि आपको पूछा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप जब भी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड जब लिखा जाएगा तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा कि केवल परिमाण पूछा जाए, आपको पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा
तो परिमाण जो बेटा निकल के आएगा वो बेटा निकल के आएगा E का परिमाण, ये वाला निकल के आएगा। ये क्या है, इसका परिमाण है 2kp/r³। और आपको पूछा जाए सदिश रूप में, तो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे इसको? सदिश रूप में लिखने का तरीका होगा E वेक्टर इज इक्वल टू 2kp वेक्टर/r³। ये आंसर होगा। आपको पूछा जाए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, E और R के बीच में किस टाइप का ग्राफ बनेगा, आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो इसका जो ग्राफ आएगा, देखिए दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से हम लिख सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल 1/r³। ये वाला रिलेशन, जब ऐसा रिलेशन होगा तो इसका जो ग्राफ निकल के आएगा बेटा, वो इसका जो ग्राफ निकल के आएगा वो ये वाला निकल के आएगा, घटता हुआ ग्राफ निकल के आएगा, ठीक है, घटता हुआ ग्राफ निकल गया। इस तरीके का ये ग्राफ बनेगा। E हो गया, ये R हो गया। जैसे जैसे R इंक्रीज होगा E की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। इस तरीके से ग्राफ निकल के आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।